हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रिलेटेड है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एपीओ के एग्ज़ाम से। ठीक है। सो एपीओ का जैसे आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का अब एग्ज़ाम रिसेंटली अगस्त 2022 में होने वाला है। तो उसमें पॉलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसका 8 नंबर 7 से 8 नंबर आप मान सकते हैं कि पॉलिटी सेक्शन और इकोनॉमिक सेक्शन से मिलाकर के आता है। ठीक है। तो पॉलिटी इस लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ख़ासतौर पे हमने इस वीडियो को और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से बनाया है इन रिलेशन टू द करंट अफेयर। तो बेसिकली करंट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको लेकर के हमने इसको बनाया है। ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस, जो कि पॉलिटी सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो हम जानते हैं एंड मैं उनका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनका रेफरेंस भी दूंगा कि किस करंट अफेयर से वो रिलेटेड, सो दैट कि आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलती रहे साथ में साथ। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाई हुम अमंग दी फॉलोइंग। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर है, ठीक है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, चार स्टेट ऐसे थे जहाँ पे चुनाव हुए हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे कि जैसा आप मान सकते हैं कि यूपी, पंजाब और गोवा, इस यहाँ पर जो है अभी अब रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उस पर एक सवाल बन जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है कैसे फॉर्म हुआ, उसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि थोड़ा सा डिटेल में आपको इलेक्शन कमीशन पढ़ना होगा। ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में हमारी एक वीडियो भी है, तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। ठीक है। खैर, तो इलेक्शन कमीशन पे आते हैं तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंट कौन करता है। तो इसका आंसर क्या है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी कैबिनेट। ठीक है। तो इन चारों में कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद आती है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द सेटअप ऑफ एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका अभी इंपॉर्टेंट चल रही है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल आप पक्का मान लीजिए कि एक सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे पूछा ही जाएगा। ठीक है। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी चेंज हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बारे में प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। ठीक है। क्या एटलीस्ट नाम क्या है उनका जो नए अपॉइंट हुए हैं और कौन गया है, ये ज़रूर आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो इस सवाल पे वापस आते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द सेटअप ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है किस आर्टिकल के किस कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया है। तो इसका सवाल ऑप्शन देखते क्या है, आर्टिकल 273, आर्टिकल 311, आर्टिकल 324, आर्टिकल 354। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 324, सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि नए अभी चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है। खैर, अभी उसको आगे मैं आपको रिपीट कर दूंगा एक बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज। शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व्ड है। ठीक है। तो ये सवाल जो है ये अभी लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले 2024 में, तो इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट कितनी सीट रिजर्व्ड है। तो आंसर क्या होगा? 79। ठीक है। ओके। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। देन उसके बाद, अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। थर्ड है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम जनरल सीट सीट सील नहीं सीट होगा, सीट ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट विद द रिजर्व सीट।
इफ अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी ही कैन बी डीम्ड टू डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, ये ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला बोलता है कि लोकसभा कैंडिडेट को 25 साल की एज होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, सही है। दूसरा क्या है, ए पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट सेम टाइम, नहीं, एक टाइम पे दोनों हाउसेज का मेंबर आप नहीं हो सकते। अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर जनरल सीट ऑल्सो, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। इफ अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज वोट अगेंस्ट डायरेक्शन गिवन बाय पार्टी कैन बी, हाँ ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है कि अगर आप कोई भी पार्टी का कैंडिडेट है वो अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन लॉ के अंडर, ठीक है। तो क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो कौन सा गलत था, सिर्फ ये सेकंड वाला गलत था, तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सिंगल सिटीजनशिप का क्वेश्चन मैंने पूछा क्यों, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली पता है कि सीएए एक्ट जो है अभी कंट्रोवर्सी में चला है और अभी उसको लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी फ्रेम हो रहे हैं। तो इसको लेकर के मैंने एक क्वेश्चन सोचा कि डाल देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो है वो, जैसा आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग कंट्री से कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला आंसर ऑप्शन है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा यूके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप के बारे में ये स्टेटमेंट देखिए कितना सही है, और देखना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देख करेक्ट हमें देखना है, ठीक है। फॉल्स जहाँ देखना होता है वो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट जहाँ देखना वो ध्यान दीजिएगा। सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, सही है, इस पर यूनियन सिर्फ डिसाइड करती है, स्टेट डिसाइड नहीं कर सकती सिटीजनशिप पे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजनशिप, ये भी बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजनशिप का वर्ड को डिफाइन नहीं करता है। कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ए पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, अ पर्सन हु हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया, या फिर इसका मतलब कि जो पर्सन रहा है देश में किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, या कोई यहाँ पैदा हुआ है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वो सिटीजन होगा, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन वर्ड को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, वो अलग अलग लॉस के अकॉर्डिंग जो है गवर्न होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिफाइन नहीं करता है। एनीवन हु हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 ईयर, कोई भी व्यक्ति जो एक नॉर्मल नागरिक रहा है 5 साल से अधिक तक, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है अगर देश में वो 5 साल तक रहा है, ठीक है। तो क्या ये सही है, हाँ सही है, तो आंसर क्या होगा, ए, बी एंड सी। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो किस तरीके से अक्वायर किया, बाई डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है कि जैसे आपके माता पिता जो है वो इंडियन हो, ठीक है। नेचुरलाइजेशन, जैसे आपने किसी से शादी की हो किसी इंडियन से और यहाँ पे स्टे किया हो अपने, बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू, जो आपका मिनिमम टाइम है इंडिया में रहने का, आपने उतनी अवधि जो है पूरी की है इंडिया में रह करके, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप भी सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अथोराइज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के कौन अथोराइज है। देखिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अब रिसेंटली महाराष्ट्र में कल ही उद्धव ठाकरे जी ने अभी रेजिग्नेशन दिया है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि चीफ मिनिस्टर जो का रेजिग्नेशन लेने के लिए कौन एम्पावर्ड है, तो आंसर क्या होगा इसका, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चीफ मिनिस्टर इज आर नॉट ट्रू, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, ठीक है, सही नहीं है। At his time of appointment, the chief minister need not to be a member of the state legislature, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज प्रूव मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द अपॉइंटमेंट, क्या चीफ मिनिस्टर को हमेशा अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी चाहिए अपॉइंटमेंट से पहले, नहीं, ठीक है। इट इज़ द गवर्नर हु डज द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यस गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। द चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर क्या रिकमेंड कर सकता है कि गवर्नर को कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व कर दे अगर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, एमपी का सपोर्ट हट गया, सॉरी एमएलए का सपोर्ट हट गया, हाँ सही है। तो क्या पूछा है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तुम्हें आंसर क्या होगा, ओनली ट्रू, ठीक है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, चीफ मिनिस्टर का जो पावर है स्टेट में वो किसके समान रूप में है, किसके सिमिलैरिटी में है, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर। तो क्या लगता है ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन उसके बाद
विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफर्केटेड द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इनटू टू। देखिए अभी रिसेंटली SC/ST पे और ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, जिसके बारे में बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के उस पर हमने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाई, तो आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आ जाता है SC/ST को पहले क्या होता है कि पहले कंबाइंड बॉडी थी SC/ST के लिए, उसको सेपरेट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हुआ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हुआ, ठीक है। तो ये किस अमेंडमेंट से हुआ था? आंसर होगा 89 अमेंडमेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम योर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनकी ऑफिस से हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे? तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो कहाँ इनिशिएट, कहाँ उसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली? तो स्टेट असेंबली में नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड स्टेट असेंबली नहीं सकता, सिर्फ या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। क्या बचा? सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 2। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1944 या 45 के आसपास यहाँ पे हुई थी, तो उसको जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पहले किस ईयर में शुरू हुई? अच्छा, मैंने आंसर आपको बता ही दिया, तो इसका आंसर होगा 1946, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पहली बार अमेंड कब किया गया था? किस ईयर में? 1951 में। लैंड रिफॉर्म एक्ट जब आया था 1951 में, तब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनकॉर्पोरेटेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11 फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, कर्तव्य जो है नागरिक के, उनमें से 11वां जो है वो पहले नहीं था, वो ऐड किया गया था। तो वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 86 अमेंडमेंट से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो अभी काफ़ी हर एक लेजिस्लेशन, हर एक सुप्रीम कोर्ट केसेस में बात हो रही है राइट टू प्राइवेसी की, ठीक है। तो उस वो आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल में आता है? कुछ लोग कभी कभी बच्चे डाउट कर देते हैं, वो कहते हैं 19 में आ रहा है, 91 में, तो ऐसा नहीं है। वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, 21 में आता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा को में हर स्टेट को जो एलोकेशन ऑफ सीट करनी है, जितनी सीट किसी स्टेट को जाएगी, ये किस शेड्यूल में मेंशन है? ये 4th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो शेड्यूल प्लीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम में अपने, ठीक है। देन विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देखिए अभी रिसेंटली 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी आई है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेटअप किया गया था। तो ये 102 अमेंडमेंट, ठीक है। तो अभी 102 अमेंडमेंट है, 103 नहीं, 103 कुछ और है, तो आप देख लिया 102 अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिफिकेशन नीडेड टू अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? पर्सन शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, सही है। पर्सन एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट 10 साल तक, सही है। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए, कोई फिलोसफर या लीगल स्कॉलर होना चाहिए, सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यूपी एपीओ के पर्सपेक्टिव से, एंड हम अब कुछ और वीडियोस भी अपने कॉन्स्टेंटली अपलोड करते रहेंगे। सो वी रियली होप दैट यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, एंड टिल दैट टाइम आई वुड लाइक टू से थैंक यू।